ओके, गुड, ठीक आहे. लिहा, सगळ्यांनी अटेंडन्स लिहा चॅट बॉक्स मध्ये. Everyone, write the attendance in the chat box. I'm presenting the screen. ओके, तर आपला स्पेस मिशन्स हा चॅप्टर सुरू आहे. ओके, तर खूपच कमी चॅप्टर आपला आज बाकी आहे. त्यासाठी आपण काय करणार, आपण एकदा सगळ्या चॅप्टरची थोडक्यात रिव्हिजन करणार आणि नंतर राहिलेला चॅप्टर आपण कंप्लीट करूयात. ओके, सो स्पेस मिशंस चैप्टर हमने शुरू किया था, तो पहली चीज हमने स्पेस मिशंस में क्या देखी कि why space missions are necessary. Okay, so we have seen several advantages of having space missions. So communication satellites are there, weather satellites are there. Okay, so there are several advantages of having स्पेस मिशंस. ओके, सो उसके बाद में हमने देखा आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या होता है. बराबर, नेचुरल सैटेलाइट्स भी हमें पता है. नेचुरल सैटेलाइट्स इज द ओनली सैटेलाइट दैट वी आर हैविंग, दैट इज आवर मून. ओके, सो जो लोग अभी नए नए ज्वाइन हुए उन लोगों ने पहले अटेंडेंस लिखनी है चैट बॉक्स में. ओके, सो जस्ट टू राइट द अटेंडेंस इन द चैट बॉक्स, न्यू पीपल. ठीक है, सो आर्टिफिशियल सैटेलाइट में हमने देखा कि सबसे पहला सैटेलाइट आर्टिफिशियल, द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुटनिक वाज सेंट टू स्पेस बाय सोवियत यूनियन इन 1957. सो सोवियत यूनियन यानी कि आज का रशिया, जो हम रशिया नाम से जिस कंट्री को जानते हैं, दैट इज द सोवियत यूनियन. ओके, सो स्पुटनिक वाज द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट. उसके बाद में हमने क्या देखा कि अलग अलग टाइप के सैटेलाइट्स रहते हैं. वेदर सैटेलाइट्स, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट, नेविगेशनल सैटेलाइट्स, मिलिट्री सैटेलाइट्स, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स. ओके, सो ये सारी चीजें हमने देख ली है. नाउ ऑर्बिट्स ऑफ अर्थ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, तो हमने देखा कि कोई भी सैटेलाइट अगर स्पेस में हम उसे लॉन्च करते हैं, सो इट रिवॉल्व्स इन ऑर्बिट अराउंड अर्थ. ओके, सो the path in which that satellite revolves around the earth is called orbit. So there are several types of orbit as well. After that, vc is what? Vc is the tangential velocity. Okay, the velocity at which the satellites revolve around the earth. Okay, so we have seen the formula for tangential velocity, that is root of gm divided by capital R plus h. Okay, so this is the very important formula you should remember. इसमें g क्या है? g is a gravitational constant, that is 6.67 into 10 raised to the power minus 11 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर plus kg, newton meter square per kg square. Okay, now mass of the earth is 6 multiplied by 10 raised to the power 24 kgs. Radius of the earth 6.4 multiplied by 10 raised to the power 6 meters or 6400 kilometers. Okay, so this is the radius of earth. एंड हाइट तो हमें पता ही है, मतलब कि अर्थ के सरफेस से सैटेलाइट की जो हाइट रहेगी, दैट विल बी आवर स्मॉल एच. सो दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दिस फॉर्मूला आप ये जो फॉर्मूला है ये आप लोगों को याद होना चाहिए. ओके, इसमें से आपको एग्जाम में एग्जाम्पल भी आएंगे. उसके बाद में हमने देखा हायर अर्थ ऑर्बिट्स, हाइट्स फ्रॉम द अर्थ सरफेस ग्रेटर देन दैट ऑफ लेट अस से 36,000 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली, मतलब 36,000 किलोमीटर के ऊपर की जो हाइट पे सैटेलाइट रहेगा, दैट इज सेड टू बी इन अ हायर अर्थ ऑर्बिट. ओके, सो आफ्टर दैट नेक्स्ट ऑर्बिट इज मीडियम अर्थ ऑर्बिट, दैट इज हाइट ऑफ 2000 किलोमीटर टू 36,000 किलोमीटर, मतलब 2000 किलोमीटर से लेके 36,000 किलोमीटर के बीच में जो सैटेलाइट रहेगा, दैट सैटेलाइट इज सेड टू बी इन ऑर्बिट, दैट इज मीडियम अर्थ ऑर्बिट. आफ्टर दैट हमने देखा कि लो अर्थ ऑर्बिट. सो लो अर्थ ऑर्बिट इज 180 किलोमीटर टू 2000 किलोमीटर. सो वन मोर थिंग दैट वी शुड रिमेंबर इज लेस द हाइट मोर द स्पीड. बराबर, मतलब कि अगर सैटेलाइट की हाइट अगर कम है तो उसकी स्पीड जो रहेगी, रिवॉल्व होने की स्पीड रहेगी, ज्यादा रहेगी. ओके, एंड अगर हाइट जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे
उसकी जो स्पीड है वो भी कम हो, ये हमने देखा था, बराबर। तो मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था आईएसएस का, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का, बराबर। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इज आई थिंक अराउंड 400 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ, इज इट? सो इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन 90 मिनट्स, मतलब कि 1.5 घंटे में एक चक्कर लगा देता है। 45 मिनट्स का डे रहेगा, 45 मिनट्स की नाइट रहेगी ऑन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। और हमारा जो मून है, मून मून को कितने दिन लगते हैं अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करने में? लगभग 1 महीना लग जाता है, 28 डेज लग जाते हैं, बिकॉज द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ सरफेस इज टू मच, दैट इज अराउंड 3,84,000 किलोमीटर। मतलब मून का जो डिस्टेंस है अर्थ से कितना है? 3,84,000 किलोमीटर मून का डिस्टेंस है फ्रॉम अर्थ सरफेस। सो मून जो है वो कंपेरेटिवली कम स्पीड से रिवॉल्व करता है। नाउ सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स हमने देखा था, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स में हमने देखा था पीएसएलवी, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। उसमें अलग अलग स्टेजेस होते हैं। वो स्टेजेस क्यों होते हैं? उसमें लिक्विड फ्यूल रहता है, सॉलिड फ्यूल रहता है। सो सॉलिड फ्यूल का एडवांटेज क्या है, लिक्विड फ्यूल का एडवांटेज क्या है, ये भी मैंने आपको बताया था, बराबर। सो किस तरह से स्टेजेस होने का फायदा है? स्टेजेस होने से क्या होता है कि जिस स्टेज का फ्यूल खत्म हो जाए उस स्टेज को हम निकाल देते हैं, और जो रिमेनिंग रॉकेट है हमारा वो आगे बढ़ता रहता है। ओके, उसका मैंने एक आपको वीडियो भी दिखाया था यूट्यूब पे, और आपको देखने के लिए भी बोला था। आपको पता नहीं आप लोगों में से किसने देखा किसने नहीं देखा, ठीक है। आफ्टर दैट स्पेस मिशन अवे फ्रॉम अर्थ हमने शुरू किया था। सो स्पेस मिशन अवे फ्रॉम अर्थ में ये फॉर्मूला फिर से हमें काम आता है, दैट इज एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला इज दिस। ओके, एस्केप मतलब अगर कोई भी सैटेलाइट अगर हमें हमारे अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से बाहर भेजना है, तो दैट सैटेलाइट और द रॉकेट शुड अटेन द स्पीड ऑफ speed greater than the escape velocity of earth. So for earth the escape velocity is 11.18 किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, 11.18 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब कि लगभग 12 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से हमारा रॉकेट जो है वो चलना चाहिए, तब जाके वो अर्थ के इन्फ्लुएंस को हराकर ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर चला जाएगा। ओके, ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाएगा। और एक चीज मैंने आपको बताई थी, विच वॉज दैट, ओके, सो मैंने आपको बताया था कि मार्स पे जो एक लैंडर है नासा का, क्यूरियोसिटी। ओके, सो उसका वीडियोस आप देखिए। सो आई डोंट नो वेदर यू हैव सीन दैट और नॉट। ओके, बताइए किस किसने वीडियोस देखे जो मैंने बताए थे पिछले क्लास में। तो आपने कौन से वीडियोस यूट्यूब पे देखे? क्यूरियोसिटी का वीडियो देखा? ओके, हैव यू सीन द वीडियो ऑफ आवर चंद्रयान, चंद्रयान 2? ओके, तन्वी ने देखा है। चंद्रयान 2 का वीडियो किस किसने देखा? चंद्रयान 2 का वीडियो किसी ने भी नहीं देखा। ओके, तन्वी ने देखा है अगेन। तो मैं आप लोगों के लिए जो चंद्रयान 2 का वीडियो है मैं एक बार दिखाना चाहूंगा। ओके, चंद्रयान 2 किस तरह से लॉन्च किया गया, और उसमें मैंने आपको एक बताया था कि लैंडर है, एक रोवर है, बराबर। सो दैट वाज अ कंसेप्ट आर्ट। तो मैं एक आपको दिखा देता हूँ। सी, जस्ट गिव मी फ्यू सेकेंड्स, देन आई विल शो यू। Okay, so let's start the video. See, this is the Mark 3 rocket. Okay, GSLV Mark 3, इसका यूज हुआ था चंद्रयान 2 को स्पेस में भेजने के लिए। ओके, सो नाउ द रॉकेट इज लिफ्टिंग ऑफ। ओके, मैं इसका थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देता हूँ जिससे कि आपको जल्दी जल्दी ये वीडियो हमारा कवर हो जाए, ठीक है। सो देखिए, दैट इज गोइंग आउट ऑफ अर्थ्स इन्फ्लुएंस। उसके बाद में वो शील्ड निकल गई। दिस इज आवर लैंडर एंड रोवर। एक्चुअली लैंडर इज देयर, एंड आफ्टर इनसाइड द लैंडर देयर इज अ रोवर। ओके, तो देखिए वो अलग हो गए, लैंडर और सॉरी जो हमारा रॉकेट था और जो सैटेलाइट था वो अलग हो गया। नाउ इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ एंड इट इज गोइंग टू मून। ओके, सो इस तरह से रिवॉल्व करके वो मून पे चला जाता है। देखिए थोड़ा सा आगे ले लेता हूँ मैं इसको।
सो ये क्यों इस तरह से चक्कर लगा रहा है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ओके, पहले तो वो अर्थ के 2-4 चक्कर लगाएगा और बाद में दैट इज गोइंग टू मून। ओके, सो नाउ इट इज इन द इन्फ्लुएंस ऑफ मून, मून के इन्फ्लुएंस में आ चुका है। नाउ दैट इज ऑर्बिटर, ऑर्बिटर मतलब कि वो ऑर्बिट में ही रहेगा। देयर वॉज वन ऑर्बिटर, वन लैंडर एंड अ रोवर। ऑर्बिटर यानी कि जो मून के ऑर्बिट में रहेगा, घूमता रहेगा, और लैंडर जो है वो मून पे लैंड होगा। एंड सी नाउ दिस इज, देखिए सेपरेशन हो गया, लैंडर का और ऑर्बिटर का सेपरेशन हो गया। अभी ऑर्बिटर जो है वो ऑर्बिट में ही रहेगा, सी ऑर्बिट में ही ऑर्बिटर है, और जो लैंडर है वो नीचे चला गया मून के सरफेस पे लैंड होने के लिए। ओके, सो नाउ इट इज गोइंग टू द moon surface. So this is our, okay, I'll just decrease the speed so that you will be able to see that properly. See, so that is searching for the place to land, मतलब कि कहाँ पे safely land हो सकते हैं वो ढूंढ रहा है। ओके, सी दैट इज डिटेक्टिंग द क्रेटर्स ऑन द मून, जो हमें दिखाई देते हैं ना, गड्ढे गड्ढे। सो वो चेक कर रहा है कि कहाँ पे लैंड हो सकते हैं। सो सी नाउ इट इज लैंडिंग ऑन द मून। ओके, सो ये लैंडर मून पे लैंड हुआ and it is sending signal to earth. See, this is signal. Now the rover is coming out of the lander. रोवर यानी कि जो एक्चुअल में चांद पे घूमने वाला जो हमारा रोबोट है या फिर सैटेलाइट है, दैट इज रोवर। सो सी दिस इज द रोवर दैट इज कमिंग आउट। ओके, इसका नाम था प्रज्ञान। ओके, सो दिस इज द लैंडर। और वो कितने दिन के लिए रहने वाला था? 14 डेज के लिए रहने वाला था। ठीक है, एंड रोवर विल रोम अराउंड द मून सरफेस, मतलब कि मून के सरफेस पे वो चलेगा रोवर। ओके, सो दिस वाज एनिमेशन, एक्चुअल दिस वाज एनिमेशन, मतलब कि जो एक्चुअल लैंडर और रोवर है ये हमने यहाँ पे नहीं देखा। हमने यहाँ पे सिर्फ क्या देखा कि इसका एक मतलब हमने अंदाजा लगाया था कि इस तरह से वो चांद पे जाएगा और वहां पे लैंड होगा और वो जो रोवर है वो रोम करेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अच्छे से लैंड नहीं हो सका। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमारा जो लैंडर था वो क्रैश लैंड हो गया, मतलब कि उसका संपर्क टूट गया। आप लोग अगर फॉलो कर रहे हो तो आप लोगों को ये चीज पता होगी। ओके, सो सिर्फ तन्वी ही रिस्पॉन्स दे रही है, बाकी लोग सुन नहीं रहे हैं क्या? ओके, नाउ यू आर रिस्पॉन्डिंग। ओके, एवरीवन प्लीज कीप रिस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट क्लोजेस्ट टू अस इज द मून. Light takes 1 second to reach from moon to the earth. It means that if we travel with the speed of light, it will take 1 second to reach the moon. Okay, मतलब कि अगर पृथ्वी से लाइट निकलती है, so it will take 1 second to reach the moon. However, since a spacecraft travels at a much smaller speed, it takes longer time to reach moon. The shortest time taken by spacecraft to reach the moon so far is 8 hours and 36 minutes. तो 8 आवर्स और 36 मिनट जो है वो भी बहुत कम है। ओके, दैट इज वेरी वेरी लेस टाइम टू रीच द मून। 8 आवर्स में देख लीजिए, अगर हम ट्रेन से सफर करें तो 8 आवर्स में हम 800 किलोमीटर भी नहीं जा सकते। ओके, और ये तो 3,84,000 किलोमीटर है। प्लेन की बात अलग है। ओके, प्लेन की भी स्पीड अच्छी रहती है, लेकिन एज कंपेयर टू दिस मिशन इट इज नथिंग। ओके, मतलब प्लेन की स्पीड भी कुछ भी नहीं है, और लाइट की स्पीड के साथ भी किसी भी मैन मेड ऑब्जेक्ट की स्पीड का कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। मतलब इंसान ने आज तक जो चीज बनाई है, जो हर एक चीज, कोई भी चीज, वेदर इट इज रॉकेट और वॉट एवर इट इज, वो लाइट की स्पीड तो छोड़िए, लाइट की स्पीड से हाफ स्पीड में भी वो नहीं ट्रेवल कर सकता। ओके, सो द स्पीड limitations are there always. Now moon missions कौन से है वो हम देखते हैं। Since the moon is the closest astronomical object to us, the first space mission to object in the solar system were the mission to the moon. Such missions have so far been executed by USA, Soviet Union, European countries, China, Japan, and India. The spacecraft in the Luna series sent by Soviet Union reached near the moon. Luna 2, launched in 1959, was first such craft. After that, till 1975,
15 spacecraft made chemical analysis of the moon and also measured its gravity, density, and radiations. Last four crafts even landed on the moon and brought the samples of the stones on the moon for analysis in the laboratories. All these missions were unmanned. Okay. सो जैसे कि हमने कंट्रीज के नाम देखे, कौन सी कंट्रीज है जो कि मून पे जा चुकी है? यूएसए इज देयर, सोवियत यूनियन इज अगेन रशिया. ओके, बट इन एग्जाम यू विल राइट सोवियत यूनियन ओनली. यूरोपियन कंट्रीज में मतलब यूरोप जो है, यूरोप के अंदर जो कोई कंट्रीज आती है वो कंट्रीज, चाइना इज देयर, जापान इज देयर एंड इंडिया इज देयर. ओके, सो दीज आर द कंट्रीज दैट हैव एग्जीक्यूटेड द मून मिशंस. बाकी जो कंट्रीज है वो अभी तक मून मिशंस मतलब मून तक नहीं पहुंच पाई है. ओके, so there are around 250 countries in world, and out of those 250 countries only these much countries have achieved that feat. Okay, so that is very interesting. Now जो पहला मून मिशन था that was Luna 2 and it was launched in 1959 by सोवियत यूनियन. मतलब सबसे पहला मून पे जो मिशन किया था वो रशिया ने किया था. और 1975 तक मतलब 1975 तक 15 स्पेसक्राफ्ट मून के लिए भेजे गए थे. ओके, मतलब 1975 तक कितने स्पेसक्राफ्ट भेजे गए थे? 15 स्पेसक्राफ्ट भेजे गए थे. और उनमें से लास्ट 4 जो थे, लास्ट 4 क्राफ्ट इवन लैंडेड ऑन द मून. मतलब कि रशिया जो है, सोवियत यूनियन जो है, वो हमसे बहुत पहले मून पर लैंड कर चुका है. ओके, इंडिया स्टिल नॉट लैंडेड ऑन मून. मतलब इंडिया का कोई भी स्पेसक्राफ्ट अब तक मून पे लैंड नहीं हो सका है. चंद्रयान 2 was the first, and okay, Chandrayaan 2 was the first which was supposed to land on moon but it didn't. Okay, Chandrayaan 2 भी हमारा सफल नहीं हो सका. Now we are expecting the Chandrayaan 3. ठीक है. सिमिलरली जो हम मार्स मिशन की बात करते हैं, मार्स मिशन में भी हमने ऑर्बिटर लॉन्च किया था. मतलब ऑर्बिटर यानी कि क्या? ऑर्बिटर इज अ सैटेलाइट दैट रिवॉल्व अराउंड दैट अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द प्लैनेट. ओके, सो मार्स ऑर्बिटर मिशन जो था, जैसे कि मॉम नाम दिया गया था, दैट इज ऑल्सो ऑर्बिटर मिशन. चंद्रयान 1 जो था 2008 में हमने भेजा था, दैट वाज आल्सो एन ऑर्बिटर मिशन. लैंडर अभी तक हमारा लैंड नहीं हुआ है किसी भी सेलेस्टियल बॉडीज पे आउट ऑफ अर्थ. मतलब ना ही मून पे ना ही मार्स पे. और ये जो सारे रशिया के मिशंस थे, सारे रशिया के मिशंस 15 के 15 मिशंस अनमैन्ड थे. मतलब इनमें कोई भी इंसान मून पर नहीं गया था. ओके, सो तब आप लोगों ने शायद हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंडेड ऑन आई थिंक समथिंग 1945 को वर्ल्ड वॉर 2 एंड हुआ. और उसके बाद में रशिया, सोवियत यूनियन और यूएसए में एक कोल्ड वॉर शुरू हुआ था. यू मस्ट हैव हर्ड द नेम कोल्ड वॉर. ओके, सो कोल्ड वॉर में क्या था कि कौन सी कंट्री सुपीरियर है ये दिखाने की कोशिश चल रही थी. मतलब कि एक्चुअल ग्राउंड में वो वॉर नहीं लड़ रहे थे, लेकिन उनमें एक ऐसा होड़ लगी थी कि कौन सी कंट्री बेटर है. सो इसके लिए रशिया ने क्या टैक्टिक्स यूज की कि उसने स्पेस मिशन छोड़ना शुरू किया. ओके, सो चांद पर उन्होंने जो उनके सैटेलाइट्स थे या फिर क्राफ्ट थे वो लैंड किए. तो फिर अमेरिका ने क्या सोचा, अगर रशिया मून पर स्पेसक्राफ्ट छोड़ रहा है तो व्हाट वी विल डू, वी विल लैंड अ मैन ऑन मून. मतलब कि अगर रशिया ऐसा, मतलब रशिया सिर्फ स्पेसक्राफ्ट छोड़ रहा है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम तो इंसान को भी चांद पर ले जाएंगे और वहां से उसे वापस भी लाएंगे. ओके, सो इसी की वजह से जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग, हम जिसका नाम सुनते हैं कि दैट ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू लैंड ऑन मून. ओके, सो नील आर्मस्ट्रॉन्ग को किसने भेजा था? अमेरिका ने भेजा था, यूएसए ने भेजा था इसी कोल्ड वॉर के दौरान. नाउ अमेरिका आल्सो एग्जीक्यूटेड मून मिशंस फ्रॉम 1962 to 1972. The speciality of these missions was that some of these were manned missions. मतलब 1962 को अमेरिका ने स्पेसक्राफ्ट छोड़ना शुरू किया 1972 तक. और इनमें से कुछ मिशंस जो थे वो मैन्ड मिशंस भी थे. ओके, सो मतलब कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग इज नॉट द ओनली पर्सन दैट लैंडेड ऑन मून. मतलब कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग ऐसा एकमेव इंसान नहीं है जो कि मून पे जा चुका है. नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ ही एक दूसरा इंसान भी था जिसका कि नाम था बज एल्ड्रिन. ओके, बज एल्ड्रिन वाज द नेम. He was the second person to land on the moon and he was with Neil Armstrong. But the Neil Armstrong was the first person. मतलब कि पहला कदम जो है वो मून पे किसने रखा था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा था. उसके बाद में बज एल्ड्रिन जो है वो उसके साथ में नीचे आए थे.
उस मिशन के बाद भी 1969 के बाद में भी कुछ मिशन हुए मून के लिए, और उनमें भी इंसान मून पर जाकर आ चुके हैं. सो आई थिंक नियर अबाउट 12 पीपल आर देयर हु हैव लैंडेड ऑन मून. ओके, मतलब कि 12 के आसपास कुछ तो लोग हैं जो कि मून पे जाके वापस आ चुके हैं, इंक्लूडिंग नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बट द नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट वन. In 2008, Indian Space Research Organization, also called as ISRO, ISRO, successfully launched Chandrayaan-1 and placed it into the orbit around the moon. So, Chandrayaan-1 मैंने जैसे कि आपको बताया, that was the orbiter mission, जो कि सिर्फ रिवॉल्व करेगा. लाइक बाकी के जो हमारे सैटेलाइट्स हैं ना, जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, हमारा कम्युनिकेशन सैटेलाइट हो या फिर बाकी सारे सैटेलाइट्स, सो इट वाज लाइक दैट. It sent useful information to the earth for about a year. Okay, so the most important discovery made during the mission was the presence of water on the surface of moon. So India was the first country to discover this. मतलब कि इंडिया से पहले भी यूएसए जा चुका है मून पे, सोवियत यूनियन जा चुका है, लेकिन किसी को भी वाटर सरफेस पे, सॉरी मून सरफेस पे वाटर की खोज नहीं हो पाई थी. लेकिन इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू टेल that moon surface has water in it. Okay, so this is the very what we can say proud thing for us. Now Mars missions. Next to the moon, the astronomical object nearest to the earth is Mars. मतलब कि मून से मून के बाद में अगर सबसे नजदीक कोई हमारे पास कोई प्लैनेट या फिर स्टार है तो दैट इज मार्स. ओके, मतलब मून का डिस्टेंस समथिंग लाइक 3 लाख किलोमीटर 84,000 है, और मार्स का जो है उससे ज्यादा है, लेकिन दैट इज द क्लोजेस्ट आफ्टर, that is nearest after the moon. Many nations sent spacecraft to Mars. Mars mission is difficult and almost half the missions were unsuccessful. मतलब कि जो हमने ये नाम पढ़े ना, सोवियत यूनियन, जापान, चाइना, यूएसए, सो इन कंट्रीज ने भी मार्स के लिए मिशंस लॉन्च किए थे, लेकिन उनमें से हाफ मिशंस, मतलब कि आधे से ज्यादा मिशंस तो फेल हुए, अनसक्सेसफुल हुए. लेकिन ISRO's performance in this mission is remarkable and we all must be proud of it. मतलब कि इसरो का जो परफॉर्मेंस था मार्स मिशन में, that was tremendous. The spacecraft Mangalyaan made by ISRO using minimum expenses was launched in November 2013 and was placed into the orbit around the Mars in September 2014. It obtained very useful information about the surface of Mars and atmosphere around it. मतलब कि इंडिया एक ऐसी एकमेव कंट्री है जिसने कि पहले ही अटेम्प्ट में मार्स का जो मिशन है वो सक्सेसफुल किया था. ओके, मतलब कि इससे पहले कोई भी कंट्री मार्स पे पहले अटेम्प्ट में नहीं गई थी. ओके, पहला अटेम्प्ट जो है वो सारी कंट्रीज का फेल था, लेकिन इंडिया का पहला अटेम्प्ट, जिसे कि मंगलयान कहते हैं, दैट वाज सक्सेसफुल. और इस पे एक मूवी भी बनी है, बराबर, आपने शायद मूवी देखी होगी, नहीं देखी है तो देख लीजिए. मिशन मंगल नाम से वो मूवी है. ओके, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग मूवी, यू शुड वॉच इट. उसमें बताया है कि किस तरह से क्या क्या हमारे सामने दिक्कतें आई थी मंगलयान को लॉन्च करने के लिए, लेकिन फिर भी हमारे साइंटिस्ट ने मेहनत करके मंगलयान को उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचाया. वेरी गुड, जिन लोगों ने देखी है वेरी गुड, जिन लोगों ने नहीं देखी है वो देख लीजिए. सो एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारा स्पेसक्राफ्ट था दैट वाज वेरी चीप. वेरी चीप मतलब कि 100-200 रुपए का नहीं था. ओके, इट वाज अराउंड 500 करोड़, 500 करोड़ रुपए. ओके, so it is very less amount as compared to what we can say missions of NASA and other countries. Okay, so NASA ने भी I think उसी ईयर एक मिशन किया था मेवन नाम का, MAVEN, मेवन नाम का मिशन था. तो that was costing around 6,000 crores. okay, मतलब कि 6,000 करोड़ कहाँ पे और 500 करोड़ कहाँ पे. तो मतलब कि लगभग हमारा जो मिशन है दैट वाज वे चीपर देन द नासा's मिशन. ओके, बट द एडवांटेज टू नासा वाज, नासा का जो मेवन था वो चंद्रयान, सॉरी मंगलयान से पहले, मंगलयान के बाद में अर्थ से लॉन्च हुआ और मंगलयान से पहले मंगल पे पहुंचे. ओके, जो मेवन था वो मंगलयान से पहले पहुंच गया था. सो लेकिन महंगा भी तो बहुत था. ओके, अगर आप लोगों ने बाकी हॉलीवुड की मूवीज देखी है, लाइक आप एवेंजर्स मूवी देखते हो या फिर ग्रेविटी मूवी देखते हो, जो भी स्पेस की मूवीज है, उन मूवीज का बनाने में जो खर्चा लगता है दैट इज ऑल्सो मोर देन द होल मिशन. मतलब अगर हमारे मंगलयान को 500 करोड़ खर्चा लगा था, तो वो जो ग्रेविटी मूवी है
उसको कुछ नियर अराउंड 700 या फिर 800 करोड़ लगे थे मूवी बनाने के लिए, एक फिल्म बनाने के लिए। लेकिन उससे भी कम खर्च में हमने मंगल पे हम एक यान लॉन्च किया था। ओके, दैट वाज वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस, एंड इट विल बी ऑलवेज। ओके, so here you can see three persons are there. First is Rakesh Sharma, second one is Kalpana Chawla, and third one is Sunita Williams. So Rakesh Sharma was the first Indian to travel space. He went into the space along with the two Russian astronauts under the joint Indo-USSR space program. He stayed in space for 8 days. Okay, so USSR की बात करें हम, या फिर सोवियत यूनियन, या फिर रशिया, ये तीनों भी एक ही है। ओके, यूएसएसआर, सोवियत यूनियन एंड रशिया, these three are nothing but the वन कंट्री। सो हमारे जो राकेश शर्मा जी थे, वो इंडिया फर्स्ट इंडियन थे स्पेस में ट्रेवल करने वाले, स्पेस में गए थे, वो चांद पे नहीं गए थे। ओके, जस्ट क्लियर द थिंग। सो एंड ही इज द ओनली पर्सन टिल डेट, मतलब कि राकेश शर्मा के बाद में कोई भी इंडियन स्पेस में नहीं गया है। कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स गई है, लेकिन दे आर नॉट द सिटीजन ऑफ इंडिया। दे आर they their origin is from India, but they are not the citizen of India. They were citizen of USSA or America. Now Kalpana Chawla obtained her engineering in aeronautics degree from Punjab, and in 1988 obtained her doctorate from University of Colorado. She is in space. She was in space for 336 hours during a research mission. While returning to Earth from space on 1st February 2003, the Columbia spacecraft exploded and Kalpana Chawla perished. Okay, so ये जो एक दुखद घटना हुई थी 1 फरवरी 2003 को, हम कल्पना चावला along with its crew, they were returning from space, okay, in the Columbia spacecraft, और वो जो Columbia spacecraft है वो क्रैश हो गया था इन द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ। सो दैट वाज अ रीजन बिहाइंड इट, कि किस वजह से वो क्रैश हुआ था, वो भी यूट्यूब पे उसका भी वीडियो अवेलेबल है, तो आप लोग देख लीजिए। ओके, कोलंबिया स्पेसक्राफ्ट एक्सप्लोजन, ये अगर आप डालोगे यूट्यूब पे तो आपको मिल जाएगा, वो तो बाद में देख लेना। Now Sunita Williams traveled to International Space Station in Space Shuttle Discovery in 2006. She worked for 29 hours outside the space station. She created a record by staying for 192 days in space. तो देखिए, जो ISS है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, दैट इज काइंड ऑफ अ लेबोरेटरी इन द स्पेस। ओके, मतलब कि एक बहुत बड़ी जगह है स्पेस में, जिसमें कि कुछ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स हमारे साइंटिस्ट या फिर नासा के साइंटिस्ट करते हैं। ओके, तो सुनीता विलियम्स ISS पे गई थी, और वो 29 आवर्स आउटसाइड द स्पेस स्टेशन रही थी, मतलब वो जो स्पेस स्टेशन है उसके बाहर वो 29 घंटा रही थी कुछ काम करने के लिए। ओके, सो टोटल शी स्टेड ऑन दैट ISS फॉर अराउंड 192 डेज, 192 दिन तक वो वहां पे ही रही थी। तो वहां पे उन्होंने एक वीडियो शूट किया था सुनीता विलियम्स जी ने। ओके, सो वो वीडियो भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, मतलब कि वो हमें दिखाती है कि उस ISS में क्या क्या चीजें हैं। तो वो वीडियो आई थिंक लगभग अराउंड 13 से लेकर 15 मिनट तक का वीडियो है। तो आप अगर यूट्यूब पे सर्च करेंगे सुनीता विलियम्स वीडियो फ्रॉम ISS, सो आपको वो मिल जाएगा। 15 मिनट का वीडियो है, देख लीजिए। उसमें सब कुछ वो उन्होंने बताया कि वो किस तरह से स्पेस क्राफ्ट में सोते हैं, वहां पे ग्रेविटी नहीं होती है ना, किस तरह से खाना होता है उनका, किस तरह से वो पानी पीते हैं। ओके, और वहां पे उनको एक्सरसाइज भी करनी पड़ती है, जिम वगैरह। तो वो भी मतलब उस वीडियो में उन्होंने सारा वहां पे बताया है। ओके, सो यू कैन वॉच दैट। नो मिशंस टू अदर प्लैनेट्स, तो अभी ये बात हुई हमारी मून की और मार्स की। नो बाकी सारे भी तो प्लैनेट्स है, तो उन प्लैनेट्स के लिए भी कुछ मिशंस लॉन्च हुए हैं। ओके, सो या, कैन यू जस्ट गिव मी अ मिनट so that I'll be back. Okay, so till then I'll just play one video for you, and you can watch that, and I'll be back. Okay, so see how astronauts work in the space, so you can see that video. Okay, so this is the video from ISS, International Space Station से वीडियो है, ये हमारी अर्थ दिख रही है। So I'll be back in a minute, just watch the video. Okay.
Okay, so this looks like a image, but it is not. It is live video, okay, from the space station. Now let's come back to our topic, that is mission to other planets. Many missions have been executed to study other planets also. In some of these missions, the spacecraft orbited the planets, some landed on the planets, and some just passed near the planet and observed them. Additionally, spacecraft have been sent to observe asteroids and comets, and they have successfully collected some dust and stones from the asteroids and brought them back to the Earth. We are getting very useful information from all these missions, clarifying our concepts about the origin and evolution of our solar system. तो ये मिशन भेजने का हमारा उद्देश्य क्या है कि हम जान पाए कि हमारा ओरिजिन कहाँ पे हुआ है, ओके, हमारी सोलर सिस्टम जो है वो कहाँ पे बनी है, कैसे बनी है, ओके, सो व्हाट वाज द रीजन, सो बिग बैंग वगैरह जो बाकी चीजें हैं ये तो है ही, लेकिन अगर हमें कुछ प्रैक्टिकल सोर्सेस मिल जाए लाइक कॉमेट्स है या फिर एस्टेरॉइड्स है, सो इनमें इनमें जो मटेरियल है वो उस मटेरियल को स्टडी करके हम पता लगा सकते हैं कि किस तरह से हमारे सोलर सिस्टम का या फिर यूनिवर्स का origin हुआ होगा. Okay, so these are the missions. So there are lots of missions. India is also planning for the mission of a mission to sun, that is Aditya 1, I think. Okay, and there is another mission called Gaganyaan. Gaganyaan mission में I think human को भी space में भेजने की preparation India is doing. After that, Vyomitra is a humanoid. आप लोगों ने नाम सुना होगा Vyomitra, that is a robot. Okay, that is also going to moon, I think, with the Chandrayaan 3. So these are the missions. You can get the information about all these things on YouTube. Okay, so YouTube पे अच्छे चैनल जो है उन पे देखिए, तो आपको इनके बारे में बहुत सारी जानकारी मिलेगी. अगर आपको इंटरेस्ट है, so you can watch the videos. Now, India and space technology. India has also made remarkable progress in the science and technology of launch vehicles. Various types of launch vehicles have been developed to put satellites having weight up to 2500 kg into all types of orbits. PSLV and GSLV. PSLV and GSLV, these are two rockets, are two important launchers. The scientific and technological feats achieved by India in this field have significant contribution to the national and social development. INSAT and GSAT satellite series is actively working in the field of telecommunication, television broadcasting, and meteorological services. Availability of television, telephone, and internet services all over the nation has been possible due to these satellites only. EduSat satellite in this series is used especially in the field of education. IRS, India's IRS satellite series is working for monitoring and management of natural resources and disaster management. To exact locate the position of any place on the Earth's surface in terms of its precise latitude and longitude, IRNSS satellite series has been established. मतलब कि अलग अलग टाइप के सैटेलाइट से अलग अलग टाइप के लॉन्चर से, ओके, इनकी मदद से हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है. वी कैन कीप वॉच ऑफ आवर अर्थ, नेचुरल रिसोर्सेस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट हुआ, या फिर कम्युनिकेशन है, ये इन सारी चीजों से हम बहुत अच्छे से फैमिलियर है. ओके, सो यू जस्ट नीड टू रिमेंबर द नेम ऑफ सैटेलाइट which are useful for what. Now, satellite launch centers तुम्बा में एक है, तुम्बा तिरुवनंतपुरम में, जिसका कि नाम है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, और इसे शॉर्ट में कहा जाता है VSSC, जो कि तिरुवनंतपुरम के पास में. तिरुवनंतपुरम इज द कैपिटल सिटी ऑफ केरला. इट इज ऑल्सो कॉल्ड त्रिवेंद्रम. ओके, त्रिवेंद्रम के पास में तुम्बा बोल के एक छोटा गांव था, वहां पे एक स्पेस सैटेलाइट लॉन्च सेंटर इस्टेब्लिश किया है 1963 में, आई थिंक. और श्रीहरिकोटा is also on the east coast of India, near around I think Visakhapatnam or Chennai, something like this. Okay, so सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर नाम है उसका श्रीहरिकोटा का. विक्रम साराभाई और सतीश धवन जो है वो साइंटिस्ट थे. बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है उनका इसरो की इस्टेब्लिशमेंट में, या फिर इसरो जो कुछ भी आज है इन लोगों की वजह से ही है, सतीश धवन एंड विक्रम साराभाई. ओके, आफ्टर दैट चंदीपुर उड़ीसा में भी एक
सैटेलाइट लॉन्च सेंटर है, जिसे कि एंड देयर इज अनदर स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इज आल्सो देयर, दैट इज स्पेस एप्लीकेशन सेंटर इन Ahmedabad. Okay, so these are the satellite launch centers. Now, introduction to scientists. Vikram Sarabhai is considered as the father of Indian space program. His efforts led to foundation of Physical Research Laboratory (PRL) in Ahmedabad. In 1962, Indian government constituted Indian National Committee for Space Research, and under the chairmanship of the first a satellite launch center was established in Tumba in 1963. The launching of India's first satellite, Aryabhatta, into the space was the result of his efforts. He played an important role in the establishment of Indian Space Research Organization. ओके सो आर्यभट्टा को लॉन्च करने में विक्रम साराभाई जो थे उनका बहुत बड़ा योगदान था. आफ्टर दैट इसरो की स्टैब्लिशमेंट में मैंने जैसे कि आपको बताया तो उनका बहुत बड़ा योगदान था. तो अगर आपको मतलब आपको स्पेस में इंटरेस्ट है, ओके स्पेस में जो चीजें हैं उनके बारे में अगर आपको जानकारी लेनी है, इफ यू आर क्यूरियस अबाउट इसरो, देन आई विल रिकमेंड वन थिंग टू डू. ओके, आपको क्या करना है, आप मोबाइल में गाने सुनते हैं बराबर. आप में से कोई लोग गाने सुनते होंगे, कुछ लोग गाने नहीं सुनते होंगे. ओके सो सुनना या फिर नहीं सुनना ये मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन आप मोबाइल में एक एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए जिसका की नाम है स्पॉटिफाई. ओके, स्पॉटिफाई इज द एप्लीकेशन. मैं यहाँ पे चैट बॉक्स में नाम लिख देता हूँ स्पॉटिफाई. स्पॉटिफाई इज द एप्लीकेशन दैट इज म्यूजिक एप्लीकेशन. एक्चुअली ये म्यूजिक के लिए बना है, लेकिन इसमें एक पॉडकास्ट है. ओके, पॉडकास्ट इज लाइक सीरीज जिसमें कि हमें इंफॉर्मेशन मिलती है. ओके सो यू कैन फॉलो पॉडकास्ट नेम मिशन ISRO. मिशन ISRO नेम की एक पॉडकास्ट है, मिशन ISRO. सो आपने स्पॉटिफाई डाउनलोड करना है और उसमें सर्च करना है मिशन ISRO. तो आपको, आप हर्षा भोगले को अगर जानते हैं तो उनकी एक पॉडकास्ट है, तो उस पॉडकास्ट को सुनिए. उसके लगभग मुझे लगता है 15 से लेके 16 एपिसोड से, पहले एपिसोड से लेके सारे एपिसोड सुनिए. नियर अबाउट हाफ आवर का एक एपिसोड है एंड इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. ओके, बहुत ही अच्छे तरीके से उस पॉडकास्ट में इंफॉर्मेशन दी गई है. सो यू कैन डाउनलोड द एप्लीकेशन नेम Spotify एंड सर्च फॉर मिशन ISRO पॉडकास्ट. ओके सो अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप डाउनलोड कर लीजिए और उसे सुनिए. मैं वो सारे एपिसोड सुन चुका हूँ एंड दीज आर वेरी गुड, दे आर वेरी इंफॉर्मेटिव. ओके सो इसमें आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि विक्रम साराभाई का क्या योगदान था हमारे इसरो के इस्टेब्लिशमेंट में. आफ्टर दैट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर का योगदान था. उसके बाद में सतीश धवन कौन थे, सतीश धवन ने क्या योगदान दिया. सो ये सारी इंफॉर्मेशन उस पॉडकास्ट में बताई गई है. सो आप लोग उसे रेफर कर सकते हैं. ओके इफ यू आर इंटरेस्टेड. नाउ स्पेस डेब्रिस एंड इट्स मैनेजमेंट. नाउ व्हाट इज स्पेस डेब्रिस एंड इट्स मैनेजमेंट. स्पेस डेब्रिस मीन्स कचरा. ओके स्पेस में जो कचरा है ना उसे डेब्रिस कहते हैं. सो स्पेस में कचरा कहाँ से आएगा. तो स्पेस में कचरा यहाँ से आता है कि मैंने आपको बताया था कि जब हम रॉकेट लॉन्च करते हैं तो रॉकेट लॉन्च करने के बाद में पहली स्टेज जो है तो वो मोस्टली पहली स्टेज किसी अनमैन लैंड पे गिर जाती है या फिर सी में गिर जाती है बराबर. मतलब समंदर में गिर जाती है या फिर ऐसी जगह पे गिर जाती है कोई कहीं पे भी इंसान ना हो. इट इज अबाउट फर्स्ट स्टेज. बट व्हाट अबाउट सेकेंड एंड थर्ड स्टेज. ओके फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट स्टेज जो है वो अर्थ पे वापस आती है, लेकिन सेकेंड और थर्ड स्टेजेस जो है वो स्पेस में ही रह जाती है. मतलब कि उनको ग्रेविटी की वजह से वो नीचे नहीं आ सकते एटमॉस्फेयर में. ओके सो दे रिमेन इन स्पेस. और जो सैटेलाइट खराब हुए हैं मतलब कि अभी जिनका काम हो चुका है लाइक आवर आर्यभट्टा इज नो मोर यूजफुल. इट स्टॉप वर्किंग इन आई थिंक 4 days. मतलब जो आर्यभट्टा लॉन्च किया था उसके 4 दिन बाद ही उसने काम करना बंद कर दिया था. कुछ तो उसके पावर में प्रॉब्लम आ गया था. तो अभी इतना बड़ा सैटेलाइट है वो अभी अर्थ में स्पेस में ही है. सो इस तरह के कई सारे सैटेलाइट्स थे जो कि वर्क करना बंद कर चुके हैं, लेकिन अभी वो वहीं पे है, उन्हें वापस नहीं लाया जा सकता. सो इसकी वजह से क्या होता है, स्पेस में कचरा जमा हो जाता है. ओके ओम यू आर हैविंग नेटवर्क इशू, दैट इज ओके. नाउ इन एडिशन टू आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स सम अदर ऑब्जेक्ट्स आर आल्सो रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ. मतलब कि जो हमारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं उनके अलावा भी कई सारी चीजें हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, मैं नहीं कहूंगा स्पेस में. इट इंक्लूड्स नॉन फंक्शनल सैटेलाइट्स, जो सैटेलाइट्स बंद हो चुके हैं. पार्ट्स ऑफ द लॉन्चर डिटैच ड्यूरिंग लॉन्चिंग एंड डेब्रिस जनरेटेड ड्यू टू कोलाइजन ऑफ
सैटेलाइट्स विद द अदर सैटेलाइट्स और एनी अदर ऑब्जेक्ट इन द स्पेस। मतलब कि जो हमारी सेकेंड स्टेज है या फिर थर्ड स्टेज है वो स्पेस में ही रहेगी। उसके बाद में जो बाकी की भी चीजें हैं लाइक कॉमेट्स हुए या फिर एस्टेरॉइड्स है, इन इन इनके साथ टकराने के बाद में भी जो कचरा बनता है दैट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेशन मेड इन 2016 there are about 2 crore pieces of length more than 1 centimeter revolving around the earth. All this is nothing but the debris in space, debris in space। तो 2016 में एक सर्वे किया गया तो उसमें एक अंदाजा लगाया गया ऑलमोस्ट 2 crore pieces of damaged satellites we can say or other things that are more than 1 centimeter of length are revolving around earth। मतलब आप समझ सकते हो कि कितना सारा कचरा अभी स्पेस में है। ऑल दिस नथिंग बट द डेब्रिस इन स्पेस। सो इस कचरे का नुकसान क्या है? ओके अभी अर्थ पे कचरा रहेगा तो नुकसान क्या है आप लोगों को पता है, बराबर ना? बीमारी फैलेगी या फिर दैट इज अनहाइजेनिक इन्वायरमेंट टू लिव अस। तो स्पेस में जो कचरा है उसका डिसएडवांटेज क्या? दिस डेब्रिस कैन बी हार्मफुल टू आर्टिफिशियल सैटेलाइट। मतलब अगर कोई एक लेट अस सपोज कोई एक स्टेज है, सेकंड स्टेज है, एक इंजन है एंड दैट इंजन इज कोलाइडिंग विथ लेट अस से द सैटेलाइट विच वी आर यूजिंग राइट नाउ। मतलब जिस सैटेलाइट की मदद से हम यहाँ पे ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, अगर उस सैटेलाइट के साथ में कोई कचरे कचरे का टुकड़ा स्पेस में टक्कर टक्कर मार लेता है तो क्या होगा? what will happen? Our communication will break, that satellite will stop working, बराबर ना? एक्सीडेंट हो जाएगा उनका तो सैटेलाइट वो वर्क करना बंद कर देगा। सो इट इज हार्मफुल, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। सो इट कैन कोलाइड विथ दीज सैटेलाइट्स और स्पेसक्राफ्ट एंड डैमेज देम। दिस डेब्रिस इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, सून इट विल बी डिफिकल्ट टू लॉन्च न्यू स्पेसक्राफ्ट। मतलब अभी लॉन्च होते ही जा रहे हैं, होते ही जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि ये कचरा बढ़ता ही जा रहा है ना, कचरा साफ नहीं हो रहा है। हमारे घर में थोड़ा सा कचरा बनता है, बढ़ जाता है, हम क्या करते हैं, हमारा घर घर क्लीन कर लेते हैं, कचरा हम बाहर निकाल के फेंक देते हैं। लेकिन स्पेस में ऐसा क्लीनिंग प्रोसेस अभी हम नहीं कर रहे हैं, वो तो कचरा सिर्फ बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा है ना। सो एक दिन ऐसा आएगा कि हम कोई नया स्पेसक्राफ्ट लॉन्च कर ही नहीं पाएंगे या फिर हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करेंगे। ओके सो इट इज देयर फोर वेरी इसेंशियल टू मैनेज द डेब्रिस। मतलब अगर हमें भविष्य में लॉन्चेस करने हैं, स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करने हैं, सो वी हैव टू मैनेज दिस डेब्रिस। सम स्टडीज एंड एक्सपेरिमेंट्स आर बीइंग डन विद दिस व्यू। तो कुछ स्टडीज और एक्सपेरिमेंट इस प्रोसेस में है कि उस कचरे को किस तरह से कम किया जा सकता है। होप दैट सून वी विल हैव अ सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम एंड फ्यूचर सैटेलाइट्स एंड स्पेसक्राफ्ट विल नॉट बी इन डेंजर एनी मोर। तो जैसे ही कचरा साफ हो जाएगा, अभी तक तो ऐसे कोई प्रोसेस हो नहीं रही है, लेकिन अगर शुरू हो जाए कचरा साफ करने की प्रोसेस, डेब्रिस साफ करने की, तो आगे के जो मिशन है वो विदाउट एनी प्रॉब्लम दे कैन परफॉर्म देयर फंक्शंस। ओके सो मैं इस कचरे के रिलेटेड मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। ओके तो जो कोलंबिया स्पेसक्राफ्ट था, जिस जो कि क्रैश लैंड हुआ, या क्रैश लैंड नहीं कह सकते हम, जो कि क्रैश हुआ, जिसमें कि हमारी इंडियन ओरिजिन की कल्पना चावला जी थी, बराबर। सो उस कोलंबिया स्पेसक्राफ्ट का प्रॉब्लम क्या हुआ था पता है? जब वो लॉन्च हो रहा था, अर्थ से जब वो लॉन्च हो रहा था, तभी एक टुकड़ा लगभग अराउंड मुझे लगता है कुछ तो 3 या फिर 4 किलो का टुकड़ा था उसी स्पेसक्राफ्ट का। वो टुकड़ा ऊपर से गिरा, मतलब उस स्पेसक्राफ्ट के ऊपर से वो लूज फिट किया, मतलब लूज रहेगा, सो वो गिरा एंड दैट डैमेज्ड वन विंग और विंग ऑफ द स्पेसक्राफ्ट। मतलब जो स्पेसक्राफ्ट रहता है ना, देखो अभी दिस इज लेट अस सपोज द स्पेसक्राफ्ट, ओके, और इसके ऐसे विंग्स रहते हैं, बराबर। सो आई एम नॉट ड्राइंग द प्रॉपर ड्राइंग, बट ये स्पेसक्राफ्ट है, ये इसकी विंग है। तो ऊपर से एक टुकड़ा गिरा, यहाँ से एक टुकड़ा गिरा एंड इट डैमेज द विंग्स, मतलब इस विंग को उसने डैमेज कर दिया। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट स्मॉल डैमेज द होल स्पेसक्राफ्ट एक्सप्लोडेड व्हाइल रिटर्निंग टू द अर्थ। ठीक है, मतलब कि इतना छोटा सा प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन उनमें कई सारे साइंटिस्ट को जान गंवानी पड़ी। आई थिंक लगभग 7 साइंटिस्ट थे अलोंग विद कल्पना चावला। ओके सो यू कैन सी हाउ मच हार्मफुल और डेंजरस इट कुड बी। मतलब अगर कोई मिशन लॉन्च किया जाता है स्पेस में, और किसी छोटे से टुकड़े के साथ में भी अगर उसकी टक्कर हो जाती है, ओके, लाइक 1 और 2 kg का भी अगर टुकड़ा रहेगा, सो इट कैन डैमेज
more than we can expect. Okay, so it is a very risky job to do, is it? So books are my friends. So if you like reading books, अगर आप इस वैकेशन में जब एग्जाम होने के बाद में कुछ अच्छे बुक्स रीड करने की चाह रखते हो, समर वैकेशन में अगर आपको कुछ बुक्स रीड करना अच्छा लगता है, so these books are there, you can prefer. Okay, Space and Science by Dr. J.V. Jayant V. Narlikar and Story of ISRO by Dr. Vasant R. Gowarikar. Okay, so these two books are there. These will be available on, I think, Amazon and Flipkart. Okay, so if you are enthusiast, then you can purchase these books and read these. Okay, these are very interesting, and these are available in English, Marathi and Hindi, I think. तीनों लैंग्वेज में ये अवेलेबल है, तो आप लोग इसे पढ़ सकते हैं. सो जो कोलंबिया स्पेसक्राफ्ट के साथ हादसा हुआ उसका भी वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है, मतलब कि कौन सा टुकड़ा गिरा था, किस तरह से गिरा था, तो वो सब अवेलेबल है, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं. नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन आंसर सेक्शन. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, ओके चलो ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स है ये तो इजी ही है, तो ये आप लोग कर लोगे. नाउ स्टेट विद रीजन whether the following sentences are true or false. So पहला जो sentence है, that is, if a spacecraft has to be sent away from the influence of Earth's gravitational field, its velocity must be less than the escape velocity. True or false, इतना सिर्फ बताना है. अगर कोई स्पेसक्राफ्ट को हमें अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर भेजना है, तो उस स्पेसक्राफ्ट की जो वेलोसिटी है, उसकी जो स्पीड है, that should be less than escape velocity. True or false? It is false. Okay, उसकी जो स्पीड है, ये वेलोसिटी है, that has to be more than the escape velocity. Very good, आप लोगों को आता है. Okay, now the escape velocity on the moon is less than that of Earth. बताइए, escape velocity on the moon is less than that of Earth. It is true. It is true. Why it is true? Because escape velocity is dependent on gravitational constant, which is I think equal mass of the planet and radius of the planet. So as compared to Earth, okay, everybody is saying true. Very good. I'm very happy to see answers from all of you. Okay, so moon की जो radius है और उसका जो mass है, that is both less than Earth. So that's why escape velocity of moon will be less than that of Earth, and to be precise, it's around 2.63. okay, मतलब 2.63 किलोमीटर के आसपास कुछ तो escape velocity है मून की, as compared to the Earth, that is 11.18 kilometer per second. Now the third one, a satellite needs a specific velocity to revolve in a specific orbit. बताइए गलत है या सही है? किसी सैटेलाइट को स्पेसिफिक वेलोसिटी की जरूरत पड़ती है to revolve around or revolve in a specific orbit. Okay, yes, true or false? True, it is true. तो उसे हम क्या कहेंगे? टेंजेंशियल वेलोसिटी कहेंगे. सो सैटेलाइट की जरूरत पड़ती ही है. If the height of the orbit of satellite increases, the velocity must also increase. अगर सैटेलाइट की हाइट इंक्रीज होती है तो उसकी स्पीड भी इंक्रीज होनी चाहिए. गलत या फिर सही? फॉल्स और ट्रू? ओम इज सेइंग फॉल्स. इट इज फॉल्स. करेक्ट, वेरी गुड, इट इज फॉल्स. बिकॉज जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे उसकी स्पीड इन वेलोसिटी जो है वो कम होनी चाहिए. ओके, सो आंसर द फॉलोइंग. ये ब्रीफ में क्वेश्चन आपको आंसर करने हैं, सो यू कैन जस्ट ट्राई देम. आफ्टर दैट दीज आर फ्यू एग्जांपल्स. तो ये जो एग्जांपल्स है ये दो ही फॉर्मूलाज पे है. पहला फॉर्मूला रहेगा एस्केप वेलोसिटी का, और दूसरा फॉर्मूला जो है वो रहेगा टेंजेंशियल वेलोसिटी. ओके, सो ये दो फॉर्मूलाज आपको पता है तो यू कैन सॉल्व दिस. तो योर होमवर्क इज दिस. ओके, जो ये हमारा यहाँ पे एक्सरसाइज है ये आप कर लीजिए. नाउ लेट मी जस्ट गो टू द what we can see index page. Okay, so what is remaining, we will see what is remaining from our syllabus. Chapter number 3 is pending and chapter number 9 is pending. Okay, चैप्टर नंबर 3 बचा है और चैप्टर नंबर 9 बचा है, जो कि हमारा आराम से कंप्लीट हो जाएगा. चैप्टर नंबर 10 इज फिनिश्ड एंड ऑल अदर चैप्टर्स आल्सो बीन फिनिश्ड. सो कीप रिवाइजिंग. रिवीजन करोगे तो याद रहेगा, और आपको पता नहीं होगा तो मतलब पता ही होगा. सो यू आर इन 10th स्टैंडर्ड, एंड आपकी जो फाइनल एग्जाम रहेगी
दैट विल बी ऑन कंप्लीट सिलेबस, मतलब सारा सिलेबस आपको आएगा। 9th स्टैंडर्ड तक कैसा था कि फर्स्ट सेमेस्टर में आधे चैप्टर आते थे और सेकंड सेमेस्टर में आधे। अभी 10th में ऐसा नहीं होता है, 10th में सारे चैप्टर्स एक साथ आएंगे। ओके, सो कीप स्टडिंग, बेस्ट ऑफ लक, कीप रिवाइजिंग, एंड थैंक यू एंड बाय बाय फॉर टुमारो, सॉरी बाय बाय फॉर टुडे। ओके, चलो बाय बाय, लीव द क्लास। ओके, बाय बाय।